अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ आयशा गाज़ी साहिबा है, जो एक प्रोफ़ेशनली मुझे आज पता लगा है कि वो वकील हैं। लेकिन मैं उनको बतौर एक पॉलिटिकल रिसर्चर, एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर के तौर पे जानता हूँ। एक इंडिपेंडेंट वॉइस जो एक अभी इनसे मेरी डिस्कशन भी हो रही थी ऑफ कैमरा कि जो एक डेकेड्स लॉन्ग समंदर था ऑफ फैक्चुअल रिसर्च एज़ वेल एज़ मोस्टली प्रोपेगेंडा। मैं नहीं कहता कि सारी एंटायरली फ़ॉल्स थी। चाहे वो बुक फॉर्म में हो, चाहे वो एकेडमिक फॉर्म में हो, पब्लिश के पेपर्स हों, डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, और एक जनरल एटीट्यूड और नैरेटिव था, चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो, कि 71 के विलन्स, हीरोज़ और खदो-खाल क्या थे। वो प्रीटी मच डिफाइंड थे ब्लैक एंड वाइट के अंदर। लेकिन उसके अंदर जो चंद रोशनी की किरणें हैं, जो बायपार्टिज़न तरीके से या आप कह लें कि अबव बोर्ड हो कि वो उसके अंदर लाइट, ट्रूथ की लाइट शेड करे उस मामले के अंदर कि क्या हकायक थे 71 के वाक़े के लीडिंग अप टू इट, देन द इंसिडेंट इटसेल्फ, और उसके बाद की आफ्टर मैथ। और आज के दौर में जब रिकन्सिलिएशन हो रही है ऑन सम लेवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो इनकी आवाज़ फिर और भी ज़्यादा उसकी अहमियत महसूस होती है। आयशा गाज़ी साहिबा मैम, क्या हाल है? खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम, अभी जो लास्ट फिल्म जिससे हम मतलब बात करते हैं, आपने स्लॉटर हाउस 71, वो पाक इंडो पाक वॉर जो मतलब बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में हुई, और उसको स्लॉटर हाउस से कम डिस्क्राइब करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। ये बड़ा आपने स्पेसिफिक लफ्ज़ चुना है। तो जब इसकी हम बात करते हैं आज के दौर के अंदर, तो उसकी लेगेसी आज कहाँ खड़ी हुई है? बांग्लादेश के अंदर हमें मल्टीपल एटीट्यूड्स नज़र आते हैं। हमें रेगुलरली इमेजेस मिलती हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं फिर पाकिस्तान का झंडा लेके उसके ऊपर पैर रोल रहे हैं, उसमें मट्टी लगा रहे हैं, उसको गंदा कर रहे हैं। फिर कभी हमें ऐसी इमेजेस मिलती हैं कि जैसे भाईचारे की और बिल्कुल मर मिटने की, और बड़े क्लियर आइडियोलॉजिकली कंसिस्टेंट आइडियाज़ के इंडिया इज़ द अग्रेसर इस पूरी सिचुएशन के अंदर। और बड़े बड़े बोल्ड क्लेम्स भी मिलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में आम आम लोगों से, बांग्लादेश के अंदर ऑन द स्ट्रीट बात करते हुए। तो हम्म। आज क्या रेलेवेंस है 71 के इवेंट की, और क्या वो रिकन्सिलिएशन हुई है, या ये जैसे एक एक्सीडेंटली थ्रस्ट हो गए हैं हम इनटू अ पोजीशन जहां हम कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? देखिए, वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट फ्यू थिंग्स। इसमें हम जहाँ से बैठ के देख रहे हैं सारी सिचुएशन, हमें वो सारी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर नहीं है जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है। अभी आप ये कह रहे हैं कि कितनी रेलेवेंस है 71 की। हमारे लिए तो रेलेवेंस ना हो, हम तो भूले रहे। 50 हुई हमारे लिए एक फॉरगॉटन चैप्टर था। हमारे लिए बांग्लादेश की इतनी रेलेवेंस भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सॉलिड एकेडमिक वर्क हुआ उसके ऊपर। जो भी हुआ वो उन्होंने ही किया जिन्होंने बाकी सारा काम किया, जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि जी कौन, जैसे आपने कहा कि इसमें कौन विलन था कौन हीरोज था, वो जो हमारे दुश्मनों ने, हमारे मुखालिफिन ने जो बना के रख दिए थे, उन्होंने ही बाकी अब तक काम किया है। सो वी डिडंट मेक एनी एफर्ट। बट देयर इज अनदर साइड, और वो बांग्लादेश है, और वहां पे 71 इज वेरी मच रेलेवेंट। अभी भी वहां पे जो नेशनल हीरोज और नेशनल विलन्स जो हैं वो 71 के हिसाब से ही डिफाइन हो रहे हैं, बिकॉज सम हाउ उनकी साइकोलॉजी में उनकी हिस्ट्री 71 से ही स्टार्ट हो रही है। देर आर वॉइसेस, जिस तरह आपने कहा कि हमें वहां पे ये भी मिलता है कि जी वो पाकिस्तान के, उन्होंने वहीं पे ढाका यूनिवर्सिटी में ही वो पाकिस्तान का झंडा नीचे लगा के अपने 16 दिसंबर पे उसके ऊपर वो उसके साथ गुस्ताखी के मुर्तकिब भी हो रहे हैं। वही बिल्कुल सही अल्फाज अगर मैं कहूँ। और फिर वहीं पे आपको एक सॉलिडारिटी का भी मैसेज मिलता है और एंटी इंडिया भी मिलता है। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि दे आर वेरी, इस वक्त जो वहां पे ट्रेंड है वो वेरी मच एंटी इंडिया है। बट इट डजंट मीन कि इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद 71। इट डजंट मीन कि वो सब कुछ पीछे से हमारी स्लेट क्लियर हो गई है। इट डजंट मीन कि ऑल द एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज गोइंग टू बी प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट एज वेल। वो इसलिए है, सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए 50 साल इस वक्त जो यंग जनरेशन है, फॉर 50 years दे हैड बीन फेड कि दे हैड टू क्रिएट अ रीजन फॉर बांग्लादेश ऑब्वियसली। तो उन्होंने 50 साल ही एडवोकेट किया कि भाई वी हैव टू हैड अ रीजन कि हम वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुए हैं। और अगर वो सारे रीजंस को हम माइनस कर भी देते हैं, तो जितना जुल्म जस्ट 71 में हमारे ऊपर किया गया है, ठीक है, उसके ऊपर हमने अपना ये कंट्री बिल्ड किया है। अब आपके ऊपर एज अ पाकिस्तान, आपके ऊपर मुकदमा है, ठीक है, एक आपके हम्म। ऊपर एक केस फाइल्ड है, आपके ऊपर केस फाइल्ड है इतने लाख लोगों का कत्ल और इतने लाखों खवातीन की इस्मत दरी। ये बहुत बड़ा केस है। अगर आप इसको देखें अदालतों में, हम जब जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में भी, तो सबसे बड़े केसेस किस चीज़ के होते हैं? जो सबसे खौफनाक केस होते हैं वो कत्ल के केस और रेप केसेस।
ये दोनों केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड हैं और लाखों लोगों के हैं, और आपने अपनी तरफ से ये केस लड़ने की आज तक फॉर 50 years पाकिस्तान ने अपनी तरफ से ये केस लड़ा ही नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि दूसरी तरफ से वो खुद ही इस केस को डिसमिस कर देंगे? अभी भी देखिए ना कि लोगों की तरफ से एक ओवरवेलमिंग वो है वहां से एक कि जी हमें पाकिस्तान के साथ हमें 50 साल हमें दूर रखा गया, वी हैव टू टॉक टू देम, वी हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ, जो जरा इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें फैक्ट फाइंडिंग मिशन चाहिए, जो आम स्ट्रीट पीपल हैं वो कहते हैं नहीं जी हमें अपने राब्ता इस्तवार करना है बिकॉज हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हमें उससे काटा गया है। लेकिन हर लेवल के ऊपर ये एक अंडरलाइंग साइकोलॉजी जरूर मौजूद है कि पाकिस्तान ने ये किया। जो बहुत आपको फेयर लोग मिलते हैं वो ये जरूर कहते हैं कि भाई फैक्ट फाइंडिंग मिशन होना चाहिए, दोनों तरफ पता करना चाहिए। जी एंड देयर आर वेरी फ्यू माइनॉरिटीज आफ्टर वाचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, देयर आर सो मेनी पीपल हु एग्रीड विद मी। हालांकि मेरा ख्याल था कि बांग्लादेश से इसकी बहुत जबरदस्त मुखालफत आएगी 71 स्लॉटर हाउस की, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री एवर मेड ऑन द जेनोसाइड ऑफ प्रो पाकिस्तान एलिमेंट। जो प्रो पाकिस्तान था उसमें बंगाली भी शामिल थे, बिहारी तो बिहारी भी थे बहुत जी। बड़ी तादाद में शामिल थे, फिर पंजाबी भी थे, पश्तून भी थे। पूरी की पूरी फौज में जाहिर है वो सिर्फ पंजाबी तो नहीं थी, पश्तून भी थी, बहुत सारे लोग थे, फिर बंगाली खुद भी थे। तो उनकी किलिंग के ऊपर कभी बात नहीं हुई। तो अब वहां पे ये बात भी होने लगी कि भाई किलिंग्स तो बिहारीज की भी हुई थी ना। जी क्या जाती हैं सो जी बिल्कुल। देयर इज एन अंडरलाइंग साइकोलॉजी जिसको हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। जब तक हम अपने ऊपर से इस केस को हम लड़ेंगे नहीं, हम इस केस के अंदर अपनी एडवोकेसी नहीं करेंगे, रादर आई वुड से कि हम इस केस को विन नहीं करेंगे, आप कोई भी वहां पे रिलेशनशिप की तवक्को आपको नहीं रखनी चाहिए। ये आपने कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो वो चेंज फिर करेगी, वो अभी रुख बीएनपी बदल चेंज देगी। कर रही है सब। आपने जी बहुत अच्छी इसकी आपने बैरिफिकेशन कर दी कि 71 के बाद जो कलेक्टिव साइकी है बांग्लादेश की उसका एक मसला है एक तरफ, और फिर आपने इसका एक्सप्लिसिट लफ्ज़ तो नहीं बोले लेकिन आप इम्प्लाई ये कर रही थी कि हसीना के ज़रिए पैदा होने वाले या पोस्ट हसीना ज़रिए पैदा होने वाले एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वो एक अलग मसला है। मेन जो मुद्दा है पाकिस्तान को लेके वो ये है कि पाकिस्तान रिफ्यूज़ कि हाफ अ सेंचुरी के लिए हम अपना मुकदमा लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा हम्म इंटरेस्ट जो है वो बांग्लादेश बहुत दूर है। हमारा इंटरेस्ट क्योंकि इधर इसी खित्ते में हिंदुस्तान और अपने मामले के लिए वो लेके है, तो यहाँ पे हमें कल्चरल इमेजिनेशन से बांग्लादेश को ख़त्म कर देंगे। देखिए एक दूसरा पहलू भी था, ह्यूमन साइकोलॉजी। जाहिर है जो भी आपके पॉलिसी मेकर्स बैठे होते हैं वो भी ह्यूमन है, उनकी भी एक साइकोलॉजी होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो अगर एक बहुत ट्रॉमेटिक अगर इवेंट ऑफ बिल्कुल। आपके लिए कोई भी होता है तो देयर इज अ मेन साइकोलॉजी एंड वुमेन साइकोलॉजी। मेन साइकोलॉजी होती है कि जस्ट वाइंड इट अप एंड मूव ऑन, हम पीछे मुड़ के ही ना कभी देखें। आइंदा जिक्र नहीं करेंगे, कभी भी नहीं हुआ था, या आई हाँ, गेट इट। तो हमने एक ये भी, दैट वाज जस्ट अ वन पार्ट ऑफ आवर साइकोलॉजी, ओवरऑल साइकोलॉजी ऑफ हमारी तो आपको लगता हमारी है कि आयशा गाजी का फेमिनिन टच जो है वो चाहिए इस वक्त? कोई फैक्ट फाइंडिंग और ट्रूथ रिकन्सिलिएशन और बैठ के गुफ्तगू होनी चाहिए बांग्लादेश के इंटेलेक्चुअल्स और पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान, और इसी तरह इसका हल निकाला जाएगा, हमारा मुकदमा लड़ा जाएगा बेसिकली। अगर आप इवन एक सिनिकल कैलकुलस में बात करें कि जब पाकिस्तान की अगर आपने सिनिकली ही वकालत करनी है तो उस वकालत के लिए एक तो मंच पे आना पड़ेगा और वहाँ पे बैठ के डिस्कशन तो होगी, तो उसके अंदर देयर विल बी थिंग्स दैट विल बी सेड जो बहुत अगली होंगी, जो बड़ी हर्टफुल हो सकती हैं। लेकिन जब तक कि ये एक इंटेलेक्चुअल रिकन्सिलिएशन नहीं होगी तो फिर दोबारा एक हाफ सेंचुरी शुरू हो सकती है कि यहाँ पे खामोशी हो और वहाँ पे झूठ फैलाया जा रहा हो। देखिए इट इज नॉट जस्ट अबाउट मी कि व्हाट डू आई वांट, इफ इट इज अबाउट माय फेमिनिन टच, आई हैव वर्कड ऑन जाहिर जेनोसाइड्स, अदर जेनोसाइड्स इन द वर्ल्ड, मैंने काम किया है। मेरा सारा काम ही वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट और रिफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर है। तो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट मी, दिस इज, अभी ये देखिए पाकिस्तान की ख्वाहिश हो ना हो, ये पाकिस्तान की इस वक्त जरूरत जरूर है। हम जिस रीजन में इस वक्त हैं, आप देखें कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया हमारे थ्रू आवर नेबर्स वो हमें एक ट्रैप में लेके आ रहा है। ठीक है, हमारी भी जरूरत है कि जहां पे हमारा एक नेचुरल अलायंस बनता है हम वहां पे तो एफर्ट करें ना। अगर ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश होती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अभी देखें आपके यहाँ पे यहाँ से फॉरेन एडवाइजर गई और उसके बाद इसहाकडार वहां पे गए, तो पाकिस्तान ने तो बड़ा एक ओवरवेलमिंग उसका मुजाहिरा किया कि जी हम आ रहे हैं आफ्टर हाफ अ सेंचुरी, वी आर जस्ट वेयर वी लेफ्ट इट। तो हम वहां से ही, जहाँ पे अगर कोई अच्छे ताल्लुकात थे तो हम अच्छे ताल्लुकात से ही शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, देखें वहां पे देयर वाज सर्टेन एलिमेंट स्टेट की तरफ से। पहली दफा जब एडवाइजर गई तो स्टेट की तरफ से भी ये बात आई, और जब दूसरी दफा गई तो तब भी उनके अपने एडवाइजर्स ही थे जिन्होंने इसहाक डार को कहा कि भाई आपकी तरफ हमारा ये हिसाब बनता है, अपॉलॉजी भी बनती है हमारी तरफ, आपकी तरफ पैसे भी बनते हैं, आपकी तरफ ये भी बनता है वो भी बनता है। तो आप इन सब चीजों को, आप जितनी दफा भी जाएंगे आगे से कोई ना कोई एलिमेंट खड़ा होके, जिनका एक अपना एक वोट बैंक है और वो अपने वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते ये बातों पे खामोश होके, वो आपसे ये क्वेश्चन करेंगे। सो टू मूव फॉरवर्ड आपको इस पे बात करनी पड़ेगी। एंड द वेरी सेकंड थिंग, अगर आप मेरी बात करें, मेरे सेंटिमेंट्स की बात करें,
देखिए, देयर वाज अ जेनोसाइड। राम टंडन प्रसाद का ये अमल कि उन्होंने एक दर बदर फिरती हुई मैयत के लिए अपनी जाती जागीर वक्फ कर दी कब्रिस्तान बनाने के लिए, ये मैं समझता हूँ बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों और हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो 1940 से लेकर आज तक वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चाहे बॉम्बे ब्लास्ट्स हो, चाहे बाबरी मस्जिद का वाकया हो, चाहे पहलगाम का वाकया हो। तो मैं समझता हूँ कि उस शख्स ने एक ऐसी मिसाल कायम की है, उसने इंसानियत को मजहब के ऊपर रखा। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं eonpodcast.com पे और मैट्रिक्स की सब्सक्रिप्शन ले लें। सिर्फ 3,000 रुपए की बात है। सी यू देयर इंशाल्लाह। जेनोसाइड एक बहुत बड़ी बात है, और जितनी हॉरिफिक जेनोसाइड वहां पे हुई, और इल्जाम सारा पाकिस्तान के ऊपर दिया गया। अभी तक आप इंटरनेट उठा के देखें, 99.9% ऑफ इंटरनेट स्पेस इज फिल्ड कि जी 71 में पाकिस्तान ने वहां पे जेनोसाइड किया, वेस्ट पाकिस्तान ने। हालांकि सिचुएशन इज टोटली ऑपोजिट। द काइंड ऑफ जेनोसाइड दैट आई हैव विटनेस्ड, अभी जो डॉक्यूमेंट्री के अंदर वो चीजें मैं शामिल नहीं कर सकी, दैट वर टू सेंसिटिव, क्योंकि वो नहीं चल सकती थी। और फिर जिनका मुझे देवर इस तरह की बस्तियां थी जहां पे कोई सर्वाइवर ही नहीं था, तो उनकी कहानी कौन लिखेगा? आपने कभी ऐसा देखा है कि दुनिया में इस तरह का भी जेनोसाइड हुआ हो कि आपने मार के कत्ल करके लोगों को दरियाओं में फेंका है, और उसके बाद आप कश्तियों पे जा रहे हैं नेजे लेके, कि अगर किसी के अंदर कोई सांस बाकी है ना, तो आप नेजों से उठा के उनको मार रहे हैं दोबारा? आपने कभी देखा कि आप एक कमरा खोलें ऑपरेशन के बाद, और दीज आर टू वेरी सेंसिटिव थिंग्स, आई डोंट गो बैक टू देम माई सेल्फ, मतलब, जाहिर लेकिन बात है इस आपकी अपनी डॉक्यूमेंट्री जहनी को, जो मतलब वो है, लेकिन इट आप इज वेरी डिस्टर्बिंग। बतौर एक मतलब आपकी आपने जिक्र किया आपकी कवरेज ये वॉर और डिस्प्लेसमेंट और रेफ्यूजीज के क्राइसिस के ऊपर, तो वहाँ पे जहाँ पे भी इस तरह की जंग का मामला होता है तो सिविलियन पॉपुलेशंस को शिकार बनाया जाता है, एक अनफॉर्चुनेट। लेकिन इस तरह से नहीं लेकिन होता कि आप जी भी स्लॉटर कह रही हैं हाउसेस कि बनाए मैंने गए ऐसे हों। नहीं देखा, आप भी कह रही हैं कि मैंने Yes, ऐसा नहीं देखा जो बांग्लादेश में। तो मैम ये क्या है, देखें ट्रॉमेटिक आपने एक्सप्लेनेशन दे दी कि ट्रॉमा था पाकिस्तान की इज्तिमाई साइकी के अंदर, तो उन्होंने कभी इसके बारे में दोबारा बात ही नहीं की। लेकिन फिर सवाल ये जन्म लेता है कि उससे पहले जब ये वाक़या हो रहा था, या जब ये वाक़या एटलीस्ट पाउडर के फटने को आया था, तो वो क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स थे और जरासीम थे जो वहाँ पे इकट्ठे हुए, जो इस नफ़रत को कि वो एक जेनोसाइडल सूरत हाल में तब्दील हो गई, कि जिसने उसको फिर उसको स्पार्क किया। कि इट श्योरली ये है कि इंडियन इंटरवेंशन या सोवियत इंटरेस्ट और सारी जो हम जियो पोलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स करते हैं वो तो एक तरफ है, लेकिन ऑन ग्राउंड वहाँ पे आपको क्या मिलता है कि क्या लोग नेबरली थे, आपस में रह रहे थे बिल्कुल सुकून से, मतलब, और ओवरनाइट ये जैसे मामला होता है। लेकिन या ये नफ़रत जो है, जो आज पाकिस्तान के अंदर भी ड्रिप फीड की जा रही है, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर भी, कि मैं तो पंजाबी नेशनलिस्ट हूँ, आपको पता ही नहीं है, मेरी तो 5,000 साल पुरानी तारीख है, मेरा खैबर से क्या, और खैबर वाले कि हम तो पता नहीं कौन से लोग हैं, और सिंध वाले तो हम तो पता नहीं क्या। तो ये हाँ, दोबारा या ये ड्रिप फीडिंग वहाँ पे भी कुछ की गई थी, और क्या मतलब किस तरह के एलिमेंट से की जाती थी, और क्या तब भी स्टेट परवरिश इसको बैकिंग हासिल थी, जिस तरह आज अनफॉर्चुनेटली स्टेट बैकिंग हासिल है इस किस्म के नेशनलिज्म को पाकिस्तान के अंदर? देखें, ये एक पूरी, आपने तो एक पूरी सदियों की ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको इकट्ठा करने का आप कह रहे हैं। हर जेनोसाइड की एक अपनी साइकोलॉजी होती है, जिसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सेम ही होते हैं, और बाकी वो वहाँ की लोकल साइकोलॉजी के हिसाब से, जिस तरह दरख्त आपका फौना एंड फ्लोरा जो है वो एक आपकी उसके हिसाब से होता है, हर जगह की लोकेलिटी के हिसाब से। किस तरह से इस पॉइंट को लाया गया, साइकोलॉजिकल पॉइंट को, यहाँ तक कि लोग जेनोसाइड पे आमादा हो गए। बेशक उसमें इंडियन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा थी, जेनोसाइड करने वाले ज्यादातर लोग वहां से ट्रेनिंग लेके आ रहे थे, जो वहां पे जो ये कत्ले आम करने वाले लोग थे, मुक्ति बानी के भी लोग थे इसमें, और इसमें वो भी थे जो वहां पे रेफ्यूजी कैंप्स में गए और वहां से फिर ट्रेन करके वापस लाए गए। दे सम ऑफ देम बिकेम पार्ट ऑफ मुक्ति बानी, और फिर कुछ जो बच गए थे उनको आवामी लीग के लोगों ने मारा। तो ये कौन कर रहा था और कैसे कर रहा था? देखिए, देवर, जाहिर है कि वहां पे जो बंगाली थे, उनको ये एहसास, जो पिछले एक पूरी सदी का बैगेज था ना, मोर देन अ सेंचुरी का बैगेज, जो उन्होंने देखे वहां पे, उन्होंने कहत देखे, कहत सालियां देखी, उन्होंने सैलाब देखे, उन्होंने पोरेस्ट, देवर द पोरेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो पाकिस्तान का हिस्सा बना। तो जब इतनी पावर्टी होती है, तो पावर्टी के अंदर जब थोड़ा सा कहीं पे आपको मिलता है ना कोई एज, तो आप सबसे पहले बदला लेना चाहते हैं।
आप ये बदला लेना चाहते हैं कि जिसने हमें इतने अरसा डिप्राइव्ड रखा है ना, अब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सो दिस वाज द साइकोलॉजी जिसको वो भारा गया। उनको सब कुछ भूल गया जो वहाँ पे हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने किया, और जिस वजह से पहले 1905 में बंगाल के दो टुकड़े अलग किए गए उनको, कि भाई इनको भी थोड़ा सा सांस लेने दें। उनको सब कुछ भूल गया जो अंग्रेज ने किया। उनको सब कुछ भूल गया कि भाई 1943 में वहां पे जो कहत आया था वो अंग्रेजों की वजह से था। वो पूरी सदी का बैगेज लाके उसका डायमेंशन कर, उसका रुख कर दिया गया वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। ये खा रहे हैं। वो पूरी सदी का बदला इन्होंने पाकिस्तान से लिया। लेकिन ये सिर्फ एक, ये नहीं कहूंगी देयर वाज अ फ्रेगमेंट ऑफ बंगालीज जिन्होंने इस जेनोसाइड में हिस्सा लिया। देयर वाज अ होल पॉपुलेशन जो इसके खिलाफ भी थी, और जिन्होंने लोगों को बचाया भी। जो थोड़े बहुत बच गए हैं वो इसी वजह से बच गए कि कुछ लोग बचाने वाले वहां पे मौजूद थे। वेस्ट पाकिस्तान से तो नहीं गए थे ना, नहीं तो आर्मी, थोड़ी सी आर्मी ने कितने लोगों को बचा लेना था। लेकिन इट इज अ वेरी हॉरिफिक, हमारे लिए ये बड़ी हॉरिफिक लेसन है, जिस तरह आपने कहा कि उन्हीं चीजों को दोबारा उभारा जा रहा है। खासतौर पे आप बलूचिस्तान में देखें, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। वही कुछ आपके जी, इकोनॉमिकली आप डिप्राइव्ड हैं, आपको जो छोटा समझते हैं, आप जहां पे जाते हैं अपने हकूक की बात करते हैं, देयर इज अ पॉलिटिकल ऑपरेशन ऑन यू। आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर पाबंदी है। आपका कोई भी पॉलिटिकल अगर आ जाता है पर्सन आगे, उसको जेल में बंद कर देते हैं। अगर आपके हथियार उठा लेते हैं तो आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको अप्रेस कर देते हैं। आपके मिसिंग पीपल हैं, आपको इतने सालों में पढ़ने नहीं दिया गया। वही सब कुछ चल रहा है। जी, और उसी सेम की सेम बुनियाद पे रेटरिक है, देखें कि सिमिलर अभी रेटरिक है, बहुत आप सिमिलर रेटरिक है। आप हम देखें, हम इस बात पे हैरान होते हैं कि भाई कोई कैसे कर सकता है। आपकी बसों से उतार के और शनाख्ती कार्ड देख के यहाँ पे भी मार रहे हैं ना। सिर्फ उसी को बड़े स्केल के ऊपर ले जाएं जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। अभी ये बिल्कुल छोटे माइक्रो स्केल के ऊपर है, जी। बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग देयर एज वेल। और ये मसला माजरत के साथ, ये हमारी डीपेस्ट ऑफ डीप रियासत की, स्टेट की नाकाम पॉलिसियाँ और पर्पसफुल पॉलिसियाँ एट टाइम्स बलूचिस्तान के मामले को ख़राब करती रही, और आज तक वो उसको सुधारने की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। मतलब मैं इस आप बात आप आप में एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, मतलब न्यूट्रल तो खैर नहीं, आपके ऑब्वियसली एक मतलब यू आर वेरी इन्फॉर्म्ड, बट न्यूट्रल इन द सेंस ऑफ कि आप एक हमेशा एक प्रो पाकिस्तान साइड पे, जिस तरह मैं और आप एक आम शहरी के तौर पे हम उधर उस साइड पे फॉल करते हैं कि यार ये मुल्क के लिए ठीक नहीं हो रहा। महारंग बलोच उनकी पॉलिटिक्स से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। एथनिक पॉलिटिक्स मुझे कम्प्लीटली मतलब मेंटली मतलब कहना नहीं चाहिए बट रिटार्डेड लगती है मुझे, कि जैसे इट ये इज लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है इंसानों के अंदर, इससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली मेरी कोई दैट इज द ट्रांसेंडेंटल फैक्ट। वैल्यूज या बिलीफ्स नहीं है, मैं हूँ, मैं बलोच हूँ क्योंकि मैं बलोच हूँ क्योंकि मैं बलोच हूँ, एंड वाइस वर्सा पंजाबी या व्हाटएवर। तो उसके बावजूद जब वो इस्लामाबाद में आते हैं ठंड के अंदर, उनको इंटरिम गवर्नमेंट ठंडे पानी के कैनन मारती है। बंदा सवाल पूछता है कि यार इससे क्या हासिल हो रहा है। अच्छा, ये नहीं आप देखते इसमें वेरी इंटरेस्टिंग कि उससे पहले वो ही महारंग बलोच उठ के आती है वहां से, और हर जगह पे उसका इस्तकबाल भी हो रहा है। जी ठीक है। उसको इस्लामाबाद में इतने दिन बैठ के धरना भी देने की इजाजत दी जा रही जी है। उसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है, उसको लोकल मीडिया भी कवर कर रहा जी। है। तो कहीं से तो कोई somebody was funding। देखें, वो एक ऐसा लतीफ़ा तो नहीं होता है कि होता। तो पीटीएम वो का भी जलसा स्टेट बाद होने में, दे रही थी एक ना। मेरा दोस्त था वजीरिस्तान का, तो वो कहता है कि पीटीएम का जलसा बाद में होता है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का, और वॉइस ऑफ हम्म। अमेरिका वाले पहले आते हैं। तो तो यू नो, तो हम ये नहीं देखते कि ये भी तो नहीं बट स्टेट होने दे रही है ना, मैम फ्रीडम ऑफ यही तो एक्सप्रेशन है प्रॉब्लम ना। है कि हमारी स्टेट उस एनजीओ क्लास, उस एनजीओ कल्चर, उस लॉबिंग, अगर नॉर्वे के वो एम्बेसडर साहब अगर इमाम नज़ारी के केस में आ जाते हैं, तो वो नॉर्वे के एम्बेसडर साहब पहले भी बड़े अहम होते हैं। यानी जब एनजीओ के पैसों ने हमारे स्कूल बनाने हैं, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पोस्टें तैयार करनी जिनकी 10-10 20-20 लाख सैलरी है, और वो हमारे ही ड्राइंग रूम में बैठने वाले अजीज़ वो नौकरियाँ कर रहे हों, कोई ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे, तो कोई बच्चियों की तालीम के नाम पे, तो कोई लिसानी या अक़लियतों के या मजहबी अक़लियतों के हकूक़ के नाम पे। तो जब उनके फ़वाइद, उनकी जो सॉफ्ट पावर जो हमने भी लेनी है, तो उसके बाद जब वो डसेंगे, जब वो फल फूल के बड़े एक फितने या फसाद खड़े करेंगे, तो उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाता है रेप्रिमांड करना भी। देखें, ये भी एक बड़ी, आपने जो एस्पेक्ट कहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, मैं इनसे फुली एग्री करती हूँ। देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट। जी मैम। वो ये कि अभी तक हमने अपनी बना तो लिया था हमने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसाब से अपनी कंट्री को, लेकिन अभी तक हम खुद कंफ्यूज्ड हैं। जो हमारी पॉलिसी लेवल के लोग हैं ना, वो अभी तक कंफ्यूज्ड हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने खुश किसको करना है। ठीक है, उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को खुश करना है, अपने आप को वहां पे उन्होंने खड़ा करना है, या उन्होंने लिबरल वर्ल्ड को खुश करना है, या उन्होंने अमेरिका को खुश करना है, या उन्होंने यूएई को खुश करना है, या सऊदीया को खुश करना है। तो उस सारे उसमें ना एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट भी है कि जी हम एनजीओ को कुछ नहीं कह सकते, ये नाराज हो जाएंगे।
ठीक है, आप ये नहीं देखते कि हमारी अपनी यहाँ पे हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे ब्लैक वाटर से लेके तो आपने यहाँ पे जो अमेरिकन ये क्या फंडेड थी, यूएस फंडेड सारा जो एनजीओ वगैरह चल रही थी, आपके सूफीज्म को यूएसएड हो गई, ऑस्ट्रेलिया एड हो गई। यूएसएड को एग्जैक्टली वो आप आपकी हर चीज को मैं जो अब बाइडेन मेरा बैठा वहां बचपन से। साइकिल पे गुजरा है, और साइकिल पे मैंने मुशर्रफ और उसके बाद के दौर में सिर्फ मैं मतलब दोस्तों में लड़कों में लतीफ़ होता था, ये ब्लैक वाटर का घर है और ये ब्लैक वाटर, हमें पता होते थे घर। एज चिल्ड्रन वी वुड नो कि ये ब्लैक वाटर का कंपाउंड है, वो देख यार ऐसे उसके ऊपर से ना बैरिकेड ज़मीन में से निकलता है, वो मशीन से चलता है। मतलब बच्चों की जो फैसिनेशन होती हैं, मतलब हमारी पॉपुलर इमेजिनेशन रेमंड डेविस थी कि यार हाँ, वो या उसने you're शूटिंग right. की, फिर हमने वापस गोलियां मारी, तो फिर वो भट्ट थे मंजूर, असद मंजूर भट्ट साहब, उसने आंखों में आंखें डाल के उनको कोर्ट में ललकारा, तो फिर वो यार फिर फौजी आ गए, उन्होंने कहा यार बंद करो यार, इसको वापस भेजो। मतलब दिस वाज दी ये गपशप थी हमारी बचपन की एज अ टीनेजर, लेकिन विच आप इज देखें अबसर्ड, यू नो। हम कितने कहते तो हैं, अब हमने चले अब आके तो हमने ये कह दिया फाइनली, हमें लगा कि जी अब हमें एक हार्ड स्टेट होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। हम हर एक को अपीज नहीं कर सकते, हम एक अपीसमेंट पॉलिसी पे लगे हैं और हम एक डर की पॉलिसी पे लगे हैं, ये भी नाराज हो जाएगा ये भी नाराज हो जाएगा, अगर हमने ये कर दिया तो वेस्ट नाराज हो जाएगा, हमने ये कर दिया तो ईस्ट नाराज हो जाएगा। इसलिए हम अपना कुछ कर ही नहीं सके ना, आप जब तक अपना माइंड ही नहीं तो बनाते मैम कि उस भाई हार्ड स्टेट आप ने एज ए अपने स्टेट आप चाहते को क्या है। अपने सख्ती से अलाइन कर लिए डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल प्राइज के साथ। मतलब वो ग्लोबल नहीं पॉलिसी। किया जी, हम देखे ना, अभी वो सिर्फ उसके साथ नहीं किया, अभी हम लिबिया में जाके भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो वी आर एट योर डोर स्टेप। सो हमने अपने आप नहीं, को बट सिर्फ वहां दैट तक isn't रिस्ट्रिक्ट that नहीं an किया। extension of the अमेरिका इसराइल यूएई नेक्सस, बिकॉज हफ्तर वाला ग्रुप तो यूएई वाला ग्रुप है, दैट्स टेक्निकली द ऑपोजिशन, दैट्स नॉट द स्टेट। और हम नॉन स्टेट मुझे लगता एक्टर्स है के कि मामले में बड़े सेंसिटिव हो गए थे, हमने कहा था कि अब हम नॉन स्टेट एक्टर्स का डील नहीं करेंगे। टेक्निकली हफ्तर ग्रुप जो है, खलीफा ग्रुप जो है, दैट्स लाइक नॉन स्टेट। मैंने भी सवाल पूछा था कि यार ये तो नॉन स्टेट एक्टर हैं, आपको तो दूसरी तरफ जाना चाहिए। और फिर सऊदी अरेबिया का भी इस तरह से हमला करना यमन के ऊपर कि वाजे कर देना कि भाई देखो ये यूएई के मामले में। और जब हमारी अपनी ग्राइप्स हैं यूएई को लेके, कराची के मसाइल को लेके, बलूचिस्तान के मसाइल को लेके, तो मुझे जैसे एज आम सिटीजन समझ नहीं आता कि यार ये तो बड़ा वाजे है कि वन इज़ नॉट लाइक दी अदर। जब हम्म गल्फ की बात करते हैं तो यूएई एंड सऊदी अरेबिया बराबर नहीं बैठ सकते। सऊदी अरेबिया इज़ लाइक वे अप देयर, चाहे वो हमारे हम्म न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो, हमारी हिस्टोरिकल अलायंस की बात हो, या उनकी जियोपॉलिटिकल हैसियत के एतबार हो। यूएई एक सैटेलाइट है, सऊदी अरेबिया एक मुल्क है। तो यू नो आई एनीवेज, आई मीन एक बात आ गई थी तो मैंने कहा ज़िमनी तौर पे। आई थिंक पाकिस्तान अपने जो है ना वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, अपने शायद लेवरेजिंग के लिए, जी अपने बिल्कुल। पीआर डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, और ये नहीं पता कि अब आने वाला वक्त जो है वो वही बताएगा कि ये कितना कामयाब तजर्बा था या नाकाम तजर्बा था। लेकिन अभी तक हम इसके बारे में कुछ भी राय नहीं दे सकते। हम अलबत्ता कुछ खदशात का शिकार जरूर हो सकते हैं। ज़रूर। लेकिन अगर आप देखें एक जगह पे, आप गवादर में अगर चाइना है और अगर पसनी में अमेरिका आ जाएगा, तो हम इतने पावरफुल और इंटेलिजेंट हैं कि हम इनको बैलेंस कर सकेंगे यहाँ पे। नहीं हाँ देयर आर जी, सो मेनी क्वेश्चंस क्या एंड देयर क्या आर सो क्या मेनी हिडन मकरान में फिर थिंग्स। पाकिस्तान भी रहेगा कि नहीं, मतलब हमें पता है कि बिल्कुल हमें पता है कि यूएई और इसराइल के क्या ताल्लुकात हैं, उसके बावजूद इस्लामाबाद एयरपोर्ट का कंट्रोल किसी भी हद तक, जिस भी हद तक हो, वो यूएई को देना देना क्या हमें करता है। वेरी स्ट्रेंज। तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन इट, एंड द बिग क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए आते हैं कि हमें पता नहीं होता कि क्या साइन किए जा रहे हैं, एग्रीमेंट क्या साइन किए जा रहे हैं, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आते। नहीं, पब्लिक डोमेन में लाने का मसला ये है कि पब्लिक डोमेन में इतना ज्यादा एंटी पाकिस्तान एक ग्रुप भी बैठा हुआ है जिसके सामने कुछ लाया नहीं जा सकता। वो इसी मकसद के साथ देखते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी पॉजिटिव भी है तो उसको नेगेटिव किया जाए। सो दिस इज अ वेरी, अभी बहुत बड़ी जंग चल रही है, इंटरनल जंग भी चल रही है। अच्छा मैं इस लेट्स सी। पब्लिक डोमेन वाली बात में ना आपसे प्रिंसिपली शायद इत्तेफाक करता हूँ, प्रैक्टिकली सॉरी, कि प्रैक्टिकली ये बात दुरुस्त है। प्रिंसिपली मुझे ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान में एक मच्योरिंग का फेज़ चल रहा था और एक वो काफ़ी हद तक आया है कि पब्लिक मकबूलियत और अवामी मकबूलियत की खातिर भी इस प्लेटफॉर्म को खोलना चाहिए। मुझे ऐसे महसूस होता है ख़ासतौर पे यंगर लोगों के अंदर पार्टिजनशिप से बढ़ के उनके अंदर सलाहियत है। ये चाहिए जाए कि वो मकसद पाकिस्तान या वो सब भूल चुके हैं वो सबक, लेकिन जस्ट एज सिनिकली कि भाई क्योंकि मैं अब सिटीज़न हूँ इसका, तो वो अपना नुकसान भला ये सब जैसे देखने की उनको अगर आप जब तक मौका नहीं देंगे तो वो कभी ये ग्राफ उस तरफ जाएगा नहीं। तो क्योंकि इन चीज़ों के पीछे पब्लिक मैंडेट और मकबूलियत नहीं होती रियासत के पास, तो वो बेचारे कहीं अंधेरे में कोई तलवारें लहराते रहते हैं अपनी कि हमने कर लिया, ना उसका वो फल निकल पाता है। और ना ही कि जो सिविल और स्टेट इंटरेक्शन है जिसमें से आप जैसे लोग पैदा होते हैं और फिर जाके वो
इतना अहम काम कर सकते हैं, वो वाले रिसोर्सेज हमारे पास वसाइल फिर अवेलेबल नहीं होते। वो अगर आप ही को अगर मैं फुल ब्राइट दिलवा के भिजवा देता तो कौन बनाता ये फिल्म? और फिर वही फुल ब्राइट वाला बच्चा वापस आके ये बैठ के हमारे सर पे डंडे बरसाता सारा दिन कि तुम्हें नहीं पता कि 72 जेंडर होते हैं, कि तुम्हें नहीं पता कि अब ना उसको आप निगल सकते हैं, ना आप उसको आप उगल सकते हैं, बिकॉज वो अब फुल ब्राइट स्कॉलर है। तो अब उसने लम्स में पढ़ाना भी है या उसने जीसी में बच्चों को लेके बैठना भी है कि तुम्हें पता नहीं है कि सोवियत यूनियन तो अफगानिस्तान की हुकूमत की मंशा से आया था, ये तो पाकिस्तान ने खुद आके पख डाली है। मतलब जैसे मतलब पूरी माइथोलॉजी क्रिएट की हुई है। और और ये जो आपने मेंशन किया ना, ये बहुत बड़ा यहाँ से ही आ रहा है, जो स्ट्रीम आ रहा है इसकी तरफ। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर एक जो एंटी पाकिस्तान वो सारा जो है ना, एक जी जिस बिल्कुल। तरह ग्राउंड वर्क किया जाता है किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने का, साइकोलॉजिकल ग्राउंड वर्क, वो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान हैज टू सी के पाकिस्तान के अंदर कितने लोग बाहर से स्कॉलरशिप पे बाहर पिक किए गए और वो पढ़ा के वापस पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर इंस्टॉल किए गए। खासतौर पे लिबरल आर्ट्स की दुनिया Pakistan के has अंदर। to monitor कि what is यस going on in universities. यस। मैं again and I repeat it again and again on many platforms कि देखें there was a time जब बलूचिस्तान के अंदर, I'll just give you example of बलूचिस्तान, अभी ये आपको बाकी बहुत सारी जगहों पर नजर आएगा, आपको आज़ाद कश्मीर में भी नजर आया, लेकिन मैं सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आपको बलूचिस्तान की देती हूँ। There was a time जब वहाँ पे जो भी ये चल रहा था ना, अनरेस्ट चल रहा था, उसमें आम लोग, पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग थे जिनको कहीं से फंडिंग मिल जाती थी तो वो कर देते थे कि चलो जी ठीक है, यहाँ से कम पैसे आ रहे हैं ना, तो हम वी आर हैप्पी टू बी स्टेट के खिलाफ चलने के लिए। नाउ जो इनका सारा नया खेप है, इनका टेररिस्ट का भी, वो आपकी यूनिवर्सिटीज से आ रहा है। जी जी सो जी देयर इज बिल्कुल। समथिंग रॉन्ग इन द यूनिवर्सिटीज नहीं एंड नहीं यू हैव बिल्कुल टू नहीं, आप मॉनिटर तालीम के खिलाफ हैं बच्चों की। इट। नहीं जी, आपको मैं पता है इस टेररिज्म के बात का खिलाफ। कि बलूचिस्तान में जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा बुक्स खरीदते हैं पर कैपिटा। जी, अब और यहाँ पे मैं हमारे शौरमा खरीदते हैं। जी 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 बिल्कुल। आपको पता है इस तरह के हमारे साफी हो माशाल्लाह, तो फिर अल्लाह ही पता। अब मैं मतलब मैं कहना नहीं चाहता, बट मुशर्रफ साहब कि मेरा एक लतीफ़ा है, हमारे प्लेटफॉर्म पे अक्सर जोक करते होते हैं हम ये कि पाकिस्तान के 3 बानी हैं। पहले जिना कायद आज़म मोहम्मद अली जिना साहब, और फिर वो जब पाकिस्तानी अव्वल जब शहीद हुआ या वो गिर गया 71 के बाद, तो फिर पाकिस्तान के दूसरे बानी ज़ियाउल हक थे, और वो फिर वापस उन्होंने रिवाइव करके वो कैसे सर्वाइव किया मुझे मिरेकलस लगता है बाय द वे। 71 के बाद लोग नहीं अंडरस्टैंड करते, बट इट्स एक्चुअली अ मिरेकल दैट ये मुल्क दोबारा वो खड़ा हो गया और चल गया, और कितना फट के फूल के बाहर आया, दुनिया के अंदर फैल गया। उसके बाद वो सारा मामला फिर मुशर्रफ ने और यानी कि आप वॉरेन भुट्टो टेरर को ने कोई शेयर नहीं देना चाहते, उसको डिप्टी नहीं चलें, बानी जैसे भी नहीं आप करना हाँ कह चाहते। लें, जैसे डिप्टी बानी सानी। और हम्म। तीसरे नंबर पे जब वॉरेन टेरर ने किल कर दिया उस पाकिस्तान के विजन को और हमने वो 180 यू टर्न लिया, तो मुशर्रफ के वर्स्ट नाइटमेयर के अंदर मुझे लगता है हम इस वक्त रह रहे हैं मुशर्रफ साहब के, क्योंकि ये दिस इज जो पोस्ट मुशर्रफ जिन era. साहिब This ने is post मुशर्रफ. जिन साहिब ने ये बात की थी ना, ये शवर्मे वाली और किताबों वाली, वो साहिब भी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में पढ़े हैं, जो एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज जो यूएसएड से खड़ा हुआ था, जो मुशर्रफ साहब ने कैंट के अंदर खोला था, लाहौर के। अब देखिए इसके मुशर्रफ ने बाद कोई एक बात आम जो है वो, अब आम शहरी क्या कहे? आम शहरी ये देखे, आम शहरी मेरी डॉक्यूमेंट्री सरहद बाउंड्री लाइन देखे, जिसके अंदर मैंने इसको बड़े एक्सप्लेन किया है आम शहरी के जी लिए। जी मुशर्रफ ने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, उसने साफ क्लियर बता दिया था भाई, पहले आपका जो पहले हमने पाकिस्तान बनाया था उसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वो हमारी गाइडलाइन थी, आइडियोलॉजिकल गाइडलाइन। मुशर्रफ ने कहा कि जी सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान का लोगो चेंज कर दिया, उसने पाकिस्तान का स्लोगन चेंज कर दिया जी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान। आप बस ठीक है, हम एक न्यू डेफिनेशन है नहीं, एक हमारी। मैजिकल बाउंड्री आपको पता ही नहीं। आप फिर जी मैं वैसे आप देख रहा हूँ, आप वकील भी हैं, इतने बड़े रिसर्चर भी हैं, आपको पता नहीं है कि ये जो मैजिकल हदूद हैं पाकिस्तान के, ये मतलब अल्लाह ताला से हम मुतय्यन करवा के आए थे, और यही 5 कौमों ने यहाँ पे इकट्ठा होना था, और कलमे की बुनियाद पे नहीं, इस जुग्राफियाई बुनियाद पे। हम इंडस वैली थे, आपको पता ही नहीं है। ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बैठे हुए हम, जिसको हमने 70-80 साल में कभी ओन ही नहीं किया। याद आ अब तो गया। आपको करना पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा। आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये देख नहीं रहे कि इंडिया अपना नया जो है वो किन बुनियादों के ऊपर बना रहा है। जी बिल्कुल। इंडिया अपना ग्राउंड वर्क किन बुनियादों के ऊपर कर रहा है, अभी तो आपको करना पड़ेगा। असल का मसला यही है ना कि हम हर चीज रिएक्शन में करते हैं, हमारी फॉरवर्ड थिंकिंग पहले नहीं, हम ये नहीं प्रोएक्टिव देखते कि पॉलिसी आगे तो कोई क्या नहीं आने है। वाला है। प्रोएक्टिव हम पॉलिसी। बिल्कुल जब स्पीड हम के ऊपर आते हैं, हमें उस पर झटका लगता है जब, तो उसके बाद हम अपनी स्पीड स्लो करते हैं, हम ये नहीं देखते कि स्पीड हम पा रहे हैं।
ये हमारी नेशनल पॉलिसी है। ये हमारी अभी ये इंडिया हमारी आपकी ड्राइविंग की भी सिविलाइजेशन पॉलिसी के है। ऊपर, जी, इंडिया आपको सिविलाइजेशन के ऊपर चैलेंज करने वाला है ना। अब आपको ख्याल है कि हमें इंडस सिविलाइजेशन भी आपको वो करना है, अडॉप्ट करना है। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने ये करने की कोशिश की जब इन्होंने डांसिंग गर्ल्स वगैरह वो लॉन्च की। मुशर्रफ का, ये भी मुशर्रफ के दौर का मुआवजा था कि आपने रीडिफाइन करने की कोशिश की, अपनी सारी इस्लामिक आइडेंटिटी को हटा के आपने अपने आप को रीडिफाइन किया और आपको पूरे उसमें से डांसिंग गर्ल मिली पाकिस्तान को डिफाइन करने के लिए। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज आपकी, जिस तरह मैं अभी बांग्लादेश की साइकोलॉजी कह रही थी कि 50 साल में उनकी बनाई गई, हमने भी 70 साल में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा के ही इस कंट्री को या अडॉप्ट किया है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे, बड़ी अक्सरियत में वो लोग हैं, मैं यंग जनरेशन की बात नहीं करती, जो इसी नारे की बुनियाद के ऊपर मैम, पाकिस्तान को यंग अपना वतन जनरेशन भी कहते ऐसे ही है मैम। हैं। मुझे बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस आपसे हुआ है। अभी स्क्रीनिंग्स मैं करके आई हूँ 71 स्लॉटर हाउस की, बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उससे पहले भी दूसरी में डॉक्यूमेंट्रीज की भी चलती रही। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता कहाँ है पे ये देख स्क्रीनिंग्स के, की थी, सॉरी रिपीट करना। बहुत सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, फिर सफरिंग इन सॉरी साइलेंस की सॉरी, भी मुझे थी। आवाज नहीं आई मैम, किधर की थी आपने स्क्रीनिंग्स? मैम, आपको यूनिवर्सिटी की बात पे यकीन नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी में भी स्क्रीनिंग हो सकती है? उनसे बाहर आए, उनसे बाहर आए। वो जो एक बहुत यूनिवर्सिटी, खासतौर पर लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, दे आर अ वेरी बैड माइक्रोकॉज्म और रिफ्लेक्शन ऑफ द यूथ एट लार्ज। द यूथ एट लार्ज जो तो लिबरल फिर आर्ट्स आप कॉलेज नहीं कहाँ जा पे, रहे, वे व्हाट यू थिंक कि कहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिलती है यूथ की? अगर यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती तो फिर कहाँ पे मिलती है मैम आपको? सरप्राइजिंगली लिबरल आर्ट्स कॉलेज में नहीं आपको मिलेगी, आपको अप्लाइड साइंसेस के कॉलेज में मिलेगी, आपको मदरसे में मिलेगी, आपको स्नूकर हॉल में मिलेगी, आपको मस्जिद में मिलेगी, आपको चौक के बाजार में मिलेगी, आपको पार्क में वो सब मिलेगी। लोग यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होते हैं ना जी, मैम मदरसे से आने वाले भी, स्नूकर लिबरल हॉल आर्ट्स वाले भी। कॉलेज बड़ी स्पेसिफिक वो माइक्रोकॉज्म है, मुझे ऐसे लगता है कि, और वहाँ पे भी एक सोल के लिए लड़ाई है। वहाँ पे एक मार्क्सिस्ट स्टाइल लेफ्ट है जो मार्क्सिस्ट नहीं है हकीकतन, वो लिबरल्स ही हैं बेसिकली, बट सोशलिस्ट या वो मार्क्सिस्ट अपने आप को कहलाते हैं। और वहाँ पे एक सेंटर राइट सॉर्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट मजहबी तबका है, और उनके दरमियान एक बैटल ग्राउंड है, और वो भी जैसे एक माइक्रोकॉज्म है, वो माइक्रोकॉज्म है। फिर आम दही इलाकों में चले जाएँ तो बिल्कुल लोगों के लिए तो ये इमेजिनेशन में चीज़ें भी नहीं हैं अभी भी। वो अभी भी पाकिस्तान मुझे को, तो लगता है कि यूनिवर्सिटीज में भी और बाकी सब जगहों पे भी आप एक ओवरऑल अगर पाकिस्तान के यूथ को देखें तो दे आर मतलब डिप्राइव्ड ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी वो तो है, वो तो है, वो तो इस तरह से एंड डायरेक्शन, आइडेंटिटी एंड डायरेक्शन। ना शायद। उनको ये पता है कि हम उसमें जी ही नहीं रहे हैं ना, हम अपने आप को किसी ग्राफ के अंदर खड़ा ही नहीं कर रहे हैं। हमें लगता है हम एक इंडिविजुअल हैं और हमें बस, जिस तरह पाकिस्तान में एक ट्रैफिक का एक ओवरऑल एटीट्यूड है कि बस मुझे ये देखना है कि मुझे कहाँ जाना, आई डोंट केयर हम कहाँ पे हैं, मेरे आसपास कौन है, आगे सड़क कहाँ क्या। हमें बस एक ड्राइव हम जब करते हैं तो हमें होता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये मेरी कार है एंड आई हैव टू रीच देयर, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स। दिस इज एग्जैक्टली जो मैंने यूथ में देखा है ना, कि नो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ आइडेंटिटी जहाँ पे आपकी ब्लर हो रही है, वहाँ पे बहुत सारी पावर्स हैं जो आपको एंगेज करने के लिए आ रही हैं। वो लिबरल पावर्स भी हैं, वो आपको कहती हैं जी अंग्रेज बन जाओ। वो आपकी नेबर भी है जो आपको कहता है अमन की आशा के नाम पे, जी हम तो सेम सिविलाइजेशन है, आप हिंदू बन जाएं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज में बॉलीवुड डे भी मनाएं, आप वो राखी बंधन सा जो होता है वो बाजू में पहनते हैं, आप वो भी पहने। और सो देर इज यहाँ पे एक फुल बैटल ग्राउंड ऑफ आइडेंटिटी चल रहा है, जो आपको एक जनरेशन और में बड़ा क्लियर होकर नजर आएगा। पाकिस्तानी आइडेंटिटी के लिए इस वक्त नोबडी इज वर्किंग, ना स्टेट काम कर रही है, ना वालदैन काम कर रहे हैं, ना कॉलेजेस काम कर रहे हैं, ना मदरसा काम कर रहा है, कोई भी नहीं काम कर रहा। तो अगर आपका एक ओनरशिप ऑफ आइडेंटिटी नहीं होगा इस कंट्री के साथ, मुझे नहीं पता आगे क्या है। मैम हमें एक बड़ी जंग चाहिए आइडेंटिटी फॉर्म करने के लिए। नहीं, नहीं हमने वो लड़ी है, देखें इम्तियाज को हम सही समझते हैं या गलत समझते हैं, लेकिन नहीं नहीं, हम तो मैं उससे बहुत आप सारी, समझती होंगी, मैं तो बिल्कुल सही समझता हूँ जैसा आपको। ठीक है, देर आर थिंग्स जिसके ऊपर ऑफ बात हो कोर्स सकती है, देयर आर राइट भी मेनी हो थिंग्स सकती है, दैट गो रॉन्ग भी हो रॉन्ग, बट सकती है। आप ओवरऑल की अगर बात करें, आई डोंट थिंक लेकिन उसने वी हैव नॉट हैड अ मोर एक कॉम्पिटेंट लीडर देन हिम आफ्टर कायद-ए-आज़म, आई डोंट थिंक सो। मैं तो बड़े कॉन्फिडेंटली कहता हूँ। इट्स मैं उसके बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना भी उसको वो नहीं देती हूँ। लेकिन उसने एक कौम जरूर फॉर्म कर दी थी बिल्कुल। उसके दौर और में, एक जो नहीं, बच्चे आपको पैदा दो हुए कौमें हैं, ला बड़े के हुए दी हैं। हैं। आप एक नहीं, उन्होंने आपको दो कौमें ला के दी हैं। उन्होंने आपको अफगानिस्तान भी ला के दिया, माजरत के साथ। 1947 से लेके अब तक अफगानिस्तान जिस भी टाइम पे पाकिस्तान का एहसानमंद भी रहा सिवाय और वो प्रो वक्त, पाकिस्तान भी बिल्कुल। रहा, वो वही टाइम था। दैट इज वेरी ट्रू। बाद में हमने आके खैर उसको सारे को यू टर्न ले लिया। जी जी मुशर्रफ टाइम वाज माशाल्लाह। यू और टर्न ऑफ अब जिया इस टाइम। वक्त बात होती है कि आप उस ज़माने की नमक हरामी कर रहे हैं, और आप गुडविल क्यों आपने लूज़ कर दिया? भाई आपने उनके ऊपर बम गिराए हैं, आपने उनके ऊपर
ज़मीन तंग कर दी आपने, उनके वजीर पकड़ के दे दिए हैं, और आपने बिल्कुल 180 कर लिया जो पॉलिसी हमने बनाई थी, तो अब वो नमक हराम नहीं है, वो अपनी अपनी सर्वाइवल को परसू कर रहे हैं। देखिए, इट्स अगेन इट्स डिबेटेबल। यहाँ पे दोनों तरह की पॉलिसीज थी। अब आप देखना चाहें ऑफ कोर्स मुशर्रफ कि साहब की आपने उसमें कोविड से पॉलिसी भी थी। अच्छी चीज को उठाना है या बुरी चीज को उठाना है। हम उस वक्त भी मुझे लगता है कि हमें लगता था कि हम ओवर स्मार्ट हैं और हम इन दोनों चीजों को हम कर लेंगे। हम नहीं इनको होता। शेल्टर भी दे रहे हैं, तालिबान के बच्चे भी हमारे पास पढ़ रहे हैं, तालिबान के, और ये अफगान के इतनी मिलियंस ऑफ अफगान को भी हम रख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं काउंट होगा। और इनमें से जो बच गए थे इस वक्त, जो बचे हुए हैं इनके लीडरशिप में से, वो पाकिस्तान के पास ही कहीं ना कहीं वो जी, पाकिस्तान ने क्वेटा इनको शुरू बचाया होगी भी। वगैरह वगैरह जी। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को बचाया भी है। हमारा ख्याल था कि ये भी काउंट हो रहा है कहीं पे, इसके भी हमें क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि जब सीन चेंज होगा तो हम कहीं नहीं होंगे। वो एक अमेरिकन एंडोर्स्ड गवर्नमेंट वहां पे बनेगी, जो हमारे सारे अच्छे किए हुए को बिल्कुल खत्म कर देगी। इट डजेंट मैटर आपने कितने से अफगानों को रखा है, इट डजेंट मैटर आपने के तालिबान के बच्चे आपने पढ़ाए हैं, जो आज वहां पे जितने भी अंग्रेजी बोलने वाले मिलते हैं वो पाकिस्तान के उनसे पढ़ के गए हुए हैं। अक्सर व बेशतर जी। ठीक है ना। तो ये एक बड़ा हमारे लिए, मुझे लगता है हमने अपने आप को जरा ज्यादा ही उसमें चैलेंज में डाल लिया जिसके हम केपेबल नहीं थे। मुझे तो लगता है पूरा डिसीजन ही गलत था, वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का हामी बनना, नॉन नेटो एलाई बनना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे इसमें 100% मुत्तफिक हूँ। हमारे, अगर हम मदद नहीं कर सकते, हम मदद नहीं कर सकते, वी हमें आर राइट कैम्बोडिया हियर, बन हम जाना इतने चाहिए था। स्ट्रांग नहीं। हम कैम्बोडिया बन हमें जाते। हमने भाई, आप बिल्कुल, आप लड़ें, आपने लड़ना है आप लड़ें। भाई हम हम न्यूट्रल यहाँ पे बैठे न्यूट्रल हो, हम नेबर एक जी। मॉरल स्टैंडिंग हमारी जरूर हो सकती है कि हम मॉरली किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। बट हम लड़ नहीं लेकिन सकते। देखिए, फिर द पॉइंट वाज कि अमेरिका ने भी हमारे ऊपर, इट वाज अ ग्रेट प्लान। हम इस बात को हंस के उड़ा देते हैं, लेकिन इट वाज अ ग्रेट प्लान। पाकिस्तान हैड टू बी इंडल्ज्ड इन इट। जी जी, उन्होंने फोर्स। देखिए बॉम्बिंग इस तरह से की थी कि जो भी इनके मुखालिफिन हैं, तालिबान हो या जो भी टेररिस्ट इनके फ्रैक्शंस थे, उनके पास स्पिल ओवर सिर्फ पाकिस्तान की तरफ ही वो रहा था। नीचे इस दे तरफ ही हैड आ टू जी स्पिल जी। ओवर इन पाकिस्तान। जी जी। तो दे हैड टू इन्वॉल्व पाकिस्तान जी जी। इन इट। तो देयर वाज अ पाकिस्तान को रीजन तो वाई उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान या किसी और को नहीं किया गया, हमें बाकायदा, बिकॉज वो उसका हदफ हम ही थे। हम, उसका हदफ हम ही थे, और उन्होंने हदफ अपने अचीव किए हैं, ये नहीं कि हदफ अचीव नहीं, नहीं किए। अचीव किए हैं उन्होंने अमेरिकन जी, बिल्कुल। आज बिल्कुल, पूरा हमारे अफगानिस्तान में भी अचीव हमारी किए हैं। ये एटीट्यूड दोनों मुल्कों के बदल गए हैं, पूरे टॉप डाउन सिविलाइजेशनल हमारी बिहेवियर चेंज हो गए हैं, इनफरादी सतह पे लिबरलाइजेशन होगी पाकिस्तान की इतने बड़े पैमाने पे। 40 बैंक हैं यहाँ पे। अभी पिछले दिनों 100%। यूबीएल बैंक ने $3 बिलियन के एसेट डिक्लेयर किए हैं अपने, मतलब मुझे बताएं वो $3 बिलियन वही वो है जो 55-60% हम जीडीपी का सूद देते हैं लोकल बैंकों को। तो उन्होंने ज़्यादा अचीव किए हैं, बिल्कुल देखिए, अचीव किए हैं। वॉर ऑन टेरर इज अ होल अदर चैप्टर। बिल्कुल। इट्स अ होल अदर चैप्टर। खैर, कमिंग बैक टू द आइडिया इज दैट दे हैव एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, हमारा डेमोग्राफिक्स वाला मसला, हमारी ये जो कल्चरल आइडिया। अच्छा, इसमें हमारी लेफ्ट बड़ी ही इंस्ट्रूमेंटल रही है कि आइडेंटिटेरियन पॉलिटिक्स को लिसानी बुनियादों पे इसको भरा जाए यहाँ पे। और एट दिस पॉइंट बांग्लादेश के इलेक्शंस हमने बांग्लादेश के लिए डिस्कस कर लिए कि कैसे करना है, आज अपने लिए कर लिया। आने वाले दिनों में बांग्लादेश के अंदर हम क्या देख रहे हैं, कमिंग बैक टू बांग्लादेश, कि बांग्लादेश के अंदर हम क्या देख रहे हैं। बीएनपी के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जमात के प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरफ जाएगी ये इंटरिम गवर्नमेंट। वो इलेक्शंस के ऊपर आमादा है बिल्कुल कि हमने करने ही करने हैं। ऑब्वियसली एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेट कंट्रोल्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, बट अभी भी वो पाउडर केग मौजूद है। अभी पिछले दिनों जब शहादत हुई उन नौजवान की, साहिब शरीफ उस्मान उनका नाम है गालबन, हादी, हादी हादी शरीफ उस्मान उस्मान जी। हादी। हाँ, शरीफ उस्मान हादी साहब को जब वो शहीद किया गया तो उसके बाद वो फ़ौरन फट के बच्चे बाहर आए, 3-4 शहरों में आए, बिकॉज वो एनर्जी जिस तरह आपने बयान की ना कि वो सदी 1.5 सदी की एनर्जी है, तो वो भी फ़ौरन ऐसे नहीं निकल जाएगी एकदम। तो ये इलेक्शंस क्या मायने रखती हैं बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान का क्या अमल दखल होगा, हिंदुस्तान का क्या होगा, और कौन इनके अंदर से आपको नज़र आता है कि आगे आते हुए, और क्या मामला, किस तरह की हुकूमत बनेगी बांग्लादेश में। देखिए, बांग्लादेश इस वक्त बड़े ही डिसाइसिव सारे उसमें से गुजर रहा है। एक पॉलिटिकली, सोशली भी और पॉलिटिकली भी एक बड़े डिसाइसिव टाइम से गुजर रहा है। हमें नहीं पता कि ये जंग, वहाँ पे जो जंग इस वक्त जंग चल रही है, पॉलिटिकल भी चल रही है और कल्चरल भी चल रही है, सोशल भी चल रही है, उसके नताइज क्या होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि एक बहुत बड़ी जंग है जो वहाँ पे चल रही है। पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं तो देखें, इस वक्त द कंट्री इज गोइंग फॉर इलेक्शन आफ्टर 15 years। अगर देखा जाए, बीच में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन वो इलेक्शन नहीं थे। एवरीबडी नोज के वो इलेक्शन नहीं थे, वो एक तरह से रेफरेंडम था। और वो भी वैसा ही रेफरेंडम था जिस तरह पाकिस्तान ने भी पहले देखे हैं 2-3 रेफरेंडम, कि उसमें वो वोटिंग वाला कोई नहीं। जब आपकी ऑपोजिशन ही नहीं है तो इलेक्शन और डेमोक्रेसी कोई मायने नहीं रखते। सो सही मानों में
अगर देखा जाए तो इस वक्त आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर 15 साल के बाद कम से कम दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं, एंड द पॉलिटिकल पावर्स एंड द वोटर्स, पॉलिटिकल पावर्स जो एक तो खैर फोकस बिल्कुल उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जो लीडरशिप होती है, लेकिन डायलेटेड होती है वो वोटर्स के अंदर, तो दे आर अ पॉलिटिकल पावर एज वेल। उसके अंदर एक बड़ा एंथुजियाज्म पाया जाता है, उनको लगता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर गोइंग फॉर इलेक्शन, वी आर गोइंग टू वोट, एंड हमारी जो भी एक विल है वो एक्सप्रेस होगी थ्रू वोटिंग। सो वहां पे इस वक्त सबसे जो स्ट्रॉन्ग एंटीमेंट हैं जिनके ऊपर पूरी पॉलिटिकल अलाइनमेंट हो रही है वो है एंटी इंडिया एंड प्रो इंडिया। पूरी की पूरी पॉलिटिकल, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल अलाइनमेंट, आपकी सोशल अलाइनमेंट हो रही है इस फैक्टर के ऊपर कि प्रो इंडिया और एंटी इंडिया। एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन कि एंटी इंडिया के अंदर वो लोग भी हैं जो प्रो पाकिस्तान है और वो भी हैं जो प्रो पाकिस्तान नहीं है, but they are anti-India. There is a very major chunk of people who are anti-India, but they are not very much in favor of Pakistan. वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, but they are carrying the baggage of 1971. But there is उसके अलावा भी वहाँ पे लोग हैं, ऐसा भी तबका मौजूद है जो ये जानता है और समझता है कि नहीं, 71 में हमारी तरफ से ईस्ट बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को ये किया गया, साइकोलॉजिकल ट्रैपिंग हुई थी। सो देर आर बहुत सारी वहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आपस में इन कॉन्फ्लिक्ट हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज ये बात समझ रही हैं, उनको पता है कि अवामी लीग के निकलने से एक वैक्यूम पैदा हुआ है, और वो वोटर जो है वो उसको, अगर अवामी लीग, जाहिर है कि अवामी लीग इलेक्शन में नहीं जा रही, तो वो उस वोटर को जाने नहीं दे रहे। सो देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने आप को अवामी लीग के लेवल पे लेके आ रही हैं कि भाई हमारा वोट तो हमारा है, अवामी लीग का वोट भी हमें चाहिए। खासतौर पे बीएनपी, जिसको पिछले 15 साल में उन्होंने, इट वॉज अ वेरी बिग पावर, और फिर उसके बाद आप उनको बिल्कुल डिप्राइव कर दें, और फिर एक 15 साल मुसलसल बिल्कुल पाकिस्तान जैसा एक्सपेरिमेंट वहां पे भी हुआ कि मुसलसल ये कहा गया कि जी ये तो बड़े करप्ट लोग हैं, जो बीएनपी के लोग हैं, इनके ऊपर इनका फाइनेंशियल करप्शन बहुत है। और उसके बाद हमने देखा कि अवामी लीग थी, तो अवामी लीग ने जितनी बड़ी करप्शन की, उन्होंने कहा तो जरूर कि एक बड़ी इकोनॉमिक बूस्ट आई और ये और वो, 230 बिलियन डॉलर से ऊपर का वहां से फंड वहां से निकल के चला जाना उनकी इकोनॉमी में से अवामी लीग के दौर में, ये बहुत बड़ी बात है। एंड पीपल नो कि जो अपेरेंटली नजर आ रहा था कि जी बहुत जहाँ पे प्रोग्रेस है और ये और वो है, लेकिन इतनी बड़ी करप्शन हुई है। सो बीएनपी भी करप्ट हो गई, अवामी लीग भी करप्ट होगी। दीज आर द टू मेन स्ट्रीम पार्टीज। जमात इस्लामी के ऊपर एक बैगेज था 71 का जो अभी तक है, अगरचे के वो उससे अब अपने उससे बिल्कुल पीछे हटना चाहते हैं, अगरचे के इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि वो अब 16 दिसंबर को विक्ट्री डे भी मनाने के लिए जलसा में निकल आते हैं, जो कि भाई आप अपने खिलाफ जलसा कर रहे हैं, लेकिन वो उस वोट बैंक को वो भी लेना चाहते हैं, और उनको ये जानते हैं कि जी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के बगैर हम भी कहीं नहीं सरवाइव कर सकते। सो उनके अंदर भी वो सारे कार्डियोलॉजिकल एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है, तो वो भी उस वोट बैंक को लेना चाहते हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विच विल बी डिफाइंड ऑन एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। और अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट पॉलिटिकल उसमें विल में शो नहीं होता, अगर बीएनपी की गवर्नमेंट बनती है या जो भी गवर्नमेंट बनती है आगे, वो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ये यहाँ पे पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं होने लगी। Wow, you think that the elections will not resolve the जो मसाइल हैं, and you think that it will go in a direction जो शायद थोड़ी अगली हो? I don't think आप सजेस्ट यही कर रही हैं, मुझे से लगता है, क्योंकि बिल्कुल मैं ऑप्शंस यही जो कह हैं रही हूँ। ऑन देखिए बोर्ड वो ऐसी नहीं है कि एक तरफ से लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार हमने देखिए जो जुलाई रेवोल्यूशन के लोग थे, उनकी लीडरशिप थी एनसीपी में, ठीक है, और एनसीपी ने ऑन ग्राउंड, जो लोग वहां पे कहते हैं जर्नलिस्ट भी, स्टूडेंट्स भी, हर हल्के से मेरी बात होती है। मैं अभी वहां से जी बिल्कुल, आप लास्ट 2 मंथ या भी 3 होके बार आई हूँ। होके आई हैं अब तक बांग्लादेश से। जी, और मुझे ये, आई हैड बीन फॉर्चुनेट कि मेरा उनके वहाँ के हर तबके के साथ एक इंटरेक्शन रहता है, वहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ भी, वहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ भी, वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ भी। तो देखिए वहाँ पे ओवरऑल यही था कि एनसीपी के लोगों ने, जो यूथ लीडरशिप थी जुलाई रेवोल्यूशन की, उन्होंने लोगों को डिसअपॉइंट किया। जो भी लोग एडवाइजर बन के बैठ गए थे, 1 साल उनके पास था, वो सब कुछ नहीं कर सके जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे। वो अपनी उसमें लगे रहे, अपनी पॉलिटिकल सॉलिड बनाने में ग्राउंड के, हमने यहाँ से आगे, दिस इज द लॉन्चिंग पैड। तो उन्होंने तो बड़ा डिसअपॉइंट किया और उनकी पॉपुलैरिटी काफी नीचे थी। तो हु इज रिप्रेजेंटिंग दैट जुलाई रेवोल्यूशन सेंटिमेंट? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। And who तो do you think अगर वो will जुलाई capture that रेवोल्यूशन sentiment? Yeah. सेंटिमेंट अगर नहीं
कोई भी उसको कैप्चर कर पॉलिटिकल पाया विल में कैप्चर कर पाया, अगर तो वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेगा तो वायलेंटली भी डिसिपेट कर तो सकता है या बिल्कुल, तो वो तो देखें कॉमन पीपल जो है वो तो, और ना सिर्फ वो ये कि वो अपने अंदर से ही एरप्ट कर सकता है, वो अपनी एक नई लीडरशिप ढूंढ सकता है, नई फॉर्म ढूंढ सकता है, बल्कि ये भी है कि एक्सटर्नल फैक्टर उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनको यही लगे कि शायद ये हमारे अंदर से ये देखिए पाकिस्तान में भी एक्सपेरिमेंट हुआ। आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी भी बड़ी करप्ट है, आपने कहा जी पीएमएलएन भी बड़ी करप्ट है, और दीनी लोग तो वो हैं ही, उन्होंने अपने आप को खुद ही बता दिया, जो भी हमारी पार्टीज इसको रिफ्लेक्ट कर रही थी आपके रिलीजियस, आप उसके ऊपर वोट बैंक को ट्रैप कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वैक्यूम में अच्छा अब एक नया फेस आएगा जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो पीएमएलएन भी नहीं होगा, पीपल्स पार्टी भी नहीं होगा, और वो बिल्कुल एक रियासत मदीना भी बनाएगा, और वो नया पाकिस्तान भी होगा, और वो करप्शन से बिल्कुल ही पाक होगा। आप साद रिजवी की बात कर रही हैं किनन मैं रात साद रिजवी की नहीं बात कर रही, मैं इमरान मैं खान की बात दंग कर रही हूँ। You know very well who I'm talking about। और फिर उनको कंट्रोल करने के लिए जाहिर है साद रिजवी जैसे फैक्टर भी आते हैं, फिर वो बाहर हाथ से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो किसी और के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो और आप कह फिर रही हैं कि जब पीटीआई कंप्लीटली एक मैन्युफैक्चर्ड फिनोमेनन है, इट इज, जरा सा भी ऑर्गेनिक एलिमेंट नहीं है, देखिए ऑर्गेनिक सेंटिमेंट था, जिस तरह जज्बात मैं कह रही जज्बात हूँ, असल थे। जज्बात असल थे, जिनको जिनको फिर जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर बांग्लादेश में अगर कोई ऑर्गेनिक नहीं होता, इसका कंक्लूजन नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर जो वहाँ के लोगों का सेंटिमेंट है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि बाहर से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि भाई इतना बड़ा सेंटिमेंट है, ये देखें जी आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपका अपना ही है, और लोग उसके ऊपर अपने आप को हुक नहीं कर लेंगे। हाँ बट बांग्लादेश से इंटरनली भी होता है, पाकिस्तान में बाहर से तो नहीं हुआ, पीटीआई का फिनोमेनन इंटरनल फिनोमेनन है, तो बांग्लादेश के अंदर आपका इंटरनली भी। ख्याल है कि पीटीआई का कोई फॉरेन उसका कोई उसमें नहीं था कहीं से, उनकी वो जो है वो देयर वर नो पपीटियर्स हु वर यू नो होल्डिंग द स्ट्रिंग्स, और देयर वर नो इंटरनल, मैं कहूंगी अगर आई विल बी वेरी बोल्ड टू से दैट कि पाकिस्तान के अंदर से भी मजहबी जमातों ने जिनको उनको सपोर्ट किया, तो क्या उनको नहीं मालूम था व्हाट्स गोइंग ऑन? इट वाज अ होल सेटअप, मतलब इसके लिए आपको एक अलग टॉक रखनी पड़ेगी जहाँ द पे वे मैनेजर पीटीआई डाल हैड बीन दीजिएगा यहाँ नॉट। पे एस्टरस के ये आराज जो हैं सिर्फ और सिर्फ गेस्ट की हैं और उन्हीं से इनके बारे में पूछा जाए। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल। जो इशारे आपने किए जिन तरह आप बात कर रही हैं, एक तो स्टेट की तरफ से भी थी, और मजहबी पार्टियों का एक आमतौर पर तस्वर होता है ये बी और सी टीम ही होती हैं, और इनका कंप्लाई करना स्टेट की, ये अक्सर एक कंजर्वेटिव पोजीशन में ये एक प्रो स्टेट एटीट्यूड मेंटेन करती हैं, तो इनका कंप्लाई ऑब्वियसली ये करना। पोस्ट मुशर्रफ एरा जो चल रहा है अभी जी तक, मुशर्रफ के बाद से पोस्ट मुशर्रफ एरा चल रहा है, उसमें पीटीआई फैक्टर भी था, उसमें मजहबी जमातें फैक्टर भी था, उसमें सब फैक्टर थे, हम अभी तक उससे निकल नहीं पाए। सो देयर वाज, और अभी हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखें कि पूरा एक ग्लोबल नेटवर्क है जो हमें कितनी बुरी तरह से उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा है कि जी ये हो रहा है आपकी कंट्री में, ये हो रहा है आपके अंदर, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सबसे पॉपुलर लीडर जो है वो उसको बंद करके रखा हुआ है, नहीं वो तो हालांकि उनको हकीकत भी पता है भी ना कि नहीं है। मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट भी तो की है ना, बिकॉज एज ए पॉलिटिकल फिनोमेनन आप देखें कि मतलब थोड़ा सा तो पिछले 2-2.5 सालों में जिस तरह की ब्रूटलाइजेशन हुई है आम आवाम की और पॉलिटिकल ऑपोजिशन की, तो वो भी तो एक क्रीडेंस लैंड करती है ना उस नैरेटिव मैं को। उसको मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं आप नहीं सिर्फ कह ये रही, कह मैं रही यही हूँ कि कह रहा क्या, हूँ कि वहाँ जी उसकी एग्जिस्टेंस भी तो है ना, कि वो फिर वो उस रेटरिक को इनवाइट भी तो करती है। नहीं मैं ये आपको कह रही हूँ, देखें कि आप इसको पिछले दौर से कंपेयर करके देखें, क्या उससे ज्यादा है या उससे कम है? ज़्यादा क्या क्या पिछले दौर रिप्रेशन। में, जी तो क्या पिछले दौर में, मैं मिसाल सिर्फ एक आपको एग्जांपल दूं, मैनी एग्जांपल्स, देयर आर मैनी एग्जांपल, जिस तरह पूरी ऑपोजिशन जेलों में थी और ये और वो वट एवर इट वाज, वी विल नॉट गो इनटू दैट डिबेट, दैट इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट। लॉन्ग डिबेट जी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हुआ था कि क्या बिल्कुल डायरेक्ट गोलियां चला के तहरीक लब्बैक के लोगों को मारा गया था? मारा गया था ना। तो मैम भी मारा गया, मुरीद के हमें इमरान खान के दौर में भी मारा गया था ना। मारा गया था। तो बस फिर सोच लें, लेट्स गो बैक टू बांग्लादेश। लेट्स अग्री टू डिसएग्री। Yeah, no, I understand your arguments. No, I completely understand your arguments के वो एक मैग्नीट्यूडली मेजर करना किसी मैट्रिक पे कि ये ज़्यादा था या ये कम था या ये कम था या ज़्यादा था, बड़ा मुश्किल हो जाता है। But what is important is कि it is नहीं मैं not ये कह रही हूँ कि उसको विक्टिम कार्ड नहीं निकालना चाहिए जिसने खुद जुल्म किया हो। fair आपने argument. ये आपका मॉरल, आपका राइट नहीं होता, आप शायद मॉरल वो ग्राउंड बात लूज कर करें। देते हैं, सही बात जी है, बिल्कुल। सही बात है, करने वाली बात है, सोचने वाली बात है, और तो बिल्कुल। द वेरी, हम इस वक्त बात मैम लेकिन बांग्लादेश की कर रहे थे। विक्टिमाइजर जनरली स्टेट की हमारी मशीनरी के अंदर जो हमारी डीप स्टेट है वो कभी भी मतलब इंसाफ के कटहरे में नहीं खड़े होते। तो रिगार्डलेस ऑफ पीटीआई की अगर बात करें
तो स्टेट की हमारी जो फेसलेस मशीनरी है वो इससे बालातर होते हैं हमेशा, सिविल मिलिट्री यूं ही ब्यूरोक्रेसी। उलझती रही है हमेशा जुल्म से खल्क, यूं ही उलझती रही है हमेशा जुल्म से खल्क। ये तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, आप इसको राइट, माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक, ग्लोबल पॉलिटिक्स तक कहीं पे भी देख लें। कि स्टेट ये मशीनरी जो एक होती है बिल्कुल वो जैसे जी। बिल्कुल इंसान की सिविलाइजेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा इस वक्त बैटल फेज चल रहा है। मैं तो डेमोक्रेसी बांग्लादेश के बारे में को आपसे सनसनीखेज बातें करवानी थी, आप तो डूंगी बातें कर रही हैं थोड़ा। नहीं, लेट्स गो बैक टू बांग्लादेश। नहीं आप मैं डूंगी और गहरी बातें कर रही हैं आप तो बहुत ज़्यादा। नहीं वाकई में अच्छा, आमतौर पे हमारे यहाँ फ्रेमिंग जो बहुत पर्पसफुल होती है वो बड़ी जैसे छोटी सी कर दी जाती है कि अभी इस लम्हे में इस चीज़ की बात की जाए, बट द एक्चुअल थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जो आपने अभी जिक्र किया कि खल्क हमेशा से व्हाट इट इज़ जो एवर जो मतलब हमेशा से एवर लास्टिंग बैटल है वो यही है कि ताकत जहाँ जमा होती है एक मशीनरी के तहत आती है रियासत की शक्ल में, और आम आवाम के जो मसाइल होते हैं और किस तरह से इस बात को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और किस तरह से उनकी ताकत का और नाजायज ये इस्तेमाल देखें, किया जाता है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, हम इस बात को चूंकि हमारी आम बहस में, हमारी आम गुफ्तगू में एक इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर भी कभी हमने कलोनियलिज्म के इम्पैक्ट को डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम इस वक्त पोस्ट कलोनियल उसके अंदर से गुजर रहे जी हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा सेटबैक था जो यहाँ पे जो मुस्लिम सिविलाइजेशन थी सारी, और जिस तरह से मुस्लिम्स ने इस सारे एरिया को जिस तरह से भी एनरिच किया, वो सब कुछ अंडू हुआ जी बिल्कुल। कलोनियलिज्म के टाइम के ऊपर। और इस वक्त हम पोस्ट कलोनियलिज्म के दौर में से ही गुजर रहे हैं। अभी हम उसकी जो लेगेसी है, अभी हम उसमें से निकल नहीं सके। जिस तरह कहीं पे कहत आता है ना, तो उसके असरात को जाते जाते बहुत अरसा लग जाता है। नहीं इनमें से एक असर उसमें ये भी है कि हमारे यहाँ फैटी लिवर डिजीज होता है, बहुत बहुत कॉमन है साउथ एशिया में बिकॉज ऑफ कहत साली, बिकॉज ऑफ कलोनियलिज्म। बिल्कुल, और हमारा जितना वायलेंट है पॉलिटिकल सारा एक सिनेरियो, आप देखें बांग्लादेश में भी, अगर आप देखें जी 71 में बिल्कुल। भी देखें, एक पॉलिटिकल मसला है, ठीक है, इतना वायलेंस उसमें आ गया। फिर 71 के बाद भी जुलाई रेवोल्यूशन के अंदर भी इट वाज सो वायलेंट, व्हाटएवर वाज हैपनिंग इट वाज सो वायलेंट। जी बिल्कुल। उससे पहले भी, उसके बाद भी, बल्कि जिस तरह से शेख मुजीब का कत्ल हुआ, उसके बिल्कुल। बाद जिस तरह उसको कत्ल करने वालों के साथ डीलिंग हुई, जियाउर रहमान का कत्ल हुआ, ये सब कुछ इट वाज वेरी वायलेंट पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। तो सब कॉन्टिनेंट में ओवरऑल एक पॉलिटिक्स में जो वायलेंस है, वो एक कॉलोनियल लेगेसी ही है एक उनके अपने वेस्टेज है। मुल्कों में। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, यहाँ पे भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी है, ये सब कुछ है, लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होने दिया। मे बी बिकॉज हमने जिस तरह से लड़ा था अंग्रेजों के साथ, वही एक पॉलिटिकल लेगेसी पे चली, बिकॉज हमारे पास उस वक्त कोई वायलेंस के अलावा कुछ आ रहा ही नहीं था। ठीक है ना, जब आप इतने ज्यादा ऑप्रेस्ड होते हैं, उसके बाद दैट इज द लास्ट सोल्यूशन इज वायलेंस। तो हमने उसी लेगेसी को कैरी किया। हमने ये सोचा नहीं कि नहीं भाई अब हम उस दौर से निकल आए हैं, अब हम थोड़ा सा एक बेहतर लेवल के ऊपर भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं। सो ये एक आई थिंक इसको हम किसी पार्टीज के अंदर बंद नहीं कर सकते, नहीं कर हम किसी सकते। इरा के अंदर बंद नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। ये एक सदी का पैकेज है। यानी अब तक जो मेन स्ट्रीम पार्टियां पाकिस्तान ने देख ली हैं बड़ी तीन, फर्क ज़्यादा कोई वाज़ेह नहीं होता आई पॉलिटिकल वायलेंस वॉन्ट के से, एतबार से। नहीं, पॉलिटिकल वायलेंस के एतबार से फर्क सिर्फ है, पॉलिटिकल नून कल्चर के लीग एतबार जैसे से भी फर्क थोड़ी स्टिक आउट करती है एज है। डिफरेंट, आई डू एग्री विद यू। पॉलिटिकल कल्चर के हिसाब हाँ से भी जी हाँ जी। डिफरेंस है, ऑल्दो डिफरेंस के बहुत ज्यादा रिमार्केबल नहीं है, लेकिन डिफरेंस है एंड यू बहुत कैन बहुत फील इट। मार्क नहीं है बट थोड़ा सा है, सटल है। यू कैन फील इट। जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी की ज़्यादा सिमिलर है पॉलिटिकल वायलेंस का, जो इस तरह पॉपुलिस्ट इसीलिए एक्टिविज्म। पंजाब में देखे ना, जो पीपल्स पार्टी का जब नहीं रहा यहाँ पे, एक तो वो वोट जो है बहुत सारा पीपल्स पार्टी का पीटीआई को गया है पंजाब बिल्कुल की हद तक बिल्कुल, तो। क्योंकि नून लीग ने लेगी थी एक ज़माने में, और अब जो कुछ बचा कुचा था वो पीटीआई लेगी है। वो तो ज़िया साहब के जरिए उन्होंने घूटा तहसील तोड़ी और यहाँ पे सारी ताकत तोड़ी पंजाब में, तो वो कुछ बड़े अच्छे काम भी किए उन्होंने। और पॉपुलर अभी भी उनके जाहिर है एक अपनी पॉपुलैरिटी है, लेकिन वो सारा वोट आप देखते हैं कि वो पीटीआई को गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, और नून लीग का मिडिल क्लास वोट काफ़ी ज़्यादा टीएलपी को भी गया, बहुत ज़्यादा हाँ, मिडिल टीएलपी क्लास, को बहुत गया, ज़्यादा और मिडिल। टीएलपी को हो सकता है बनाया ही इसलिए गया हो। नहीं वो यू नो, ऑर्गेनिकली बनी थी मैम। ऑर्गेनिक देखे, मैंने फिर आपको यही बात कही कि हमें इस बात में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सेंटिमेंट्स आर ऑर्गेनिक। ये नज़रियात सिर्फ और सिर्फ मेहमान के हैं। नहीं बिल्कुल, आई ये कम्प्लीटली बिल्कुल अंडरस्टैंड, मैं आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आर्गुइंग, सेंटिमेंट इस जज्बात असल मेरी है। बातों के ऊपर मेरा बॉटम मार्क है, बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। अरे नहीं मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ जी आपकी बातों को। नहीं वो कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ तंग करने के तौर पे, मेरा बड़ा मतलब आमतौर पे बड़ा रिलैक्स्ड और मजाकिया सा प्रोग्राम होता है हमारा। वो आप बहुत भी संजीदा सब्जेक्ट लेके आई हैं, तो
इसलिए ज़रा मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक है। मतलब पाकिस्तान को बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बांग्लादेश को समझने के लिए बल्कि अपने आप को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिटी की बात आई, आई थिंक वो फंडामेंटल पार्ट है इस कॉन्वर्सेशन की। क्लोजिंग में सबसे रीसेंट डॉक्यूमेंट्री जो आपकी है, जो मक्तल स्लॉटर हाउस जो आपने बनाई है, मक्तल ही कहेंगे उसको, तो बिल्कुल। उसमें एक बहुत एक मैं ये आखिरी इस पे क्लोज भी करना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेक्शन जो कराची में बिहारी कम्युनिटी के साथ रहा है वो हमेशा बड़े गार्डेड होते हैं, बड़े रिजर्व्ड होते हैं, बड़े वो अपने एनक्लेव्स में एनक्लोजर्स में रहने वाले होते हैं, बाहर शादी ब्याह नहीं करते, बड़ा उनके जैसे एक सर्वाइवल टाइप में। जैसा बाकी पाकिस्तान में सारी अकलियतें, कौमियतें, लिसानियतें ढीली, ज़रा कंधे ढीले होते हैं, चलो रिश्ता भी कर लेंगे, कारोबार भी कर लेंगे एक दूसरे के साथ। उनमें जैसे एक बड़ी जिद्दत नहीं, सॉरी शिद्दत है कि वो कहाँ से आती है, वो ट्रॉमा क्या है जो आपने इस फिल्म में कैप्चर किया, वो उसका असल क्या है? देखिए, इट्स बीन 2 जनरेशंस, 71 से लेके अब तक अभी दूसरी जनरेशन सामने आ रही है ना। जी बिल्कुल। तो जो बिहारी वहां पे पीछे रह गए थे, अभी तक जो वहां पे मैसूरीन के कैंपों में मौजूद हैं स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज, उनका और जो यहाँ पे बिहारी मौजूद है उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं उनकी बात करती हूँ कि उनके हकूक क्या हैं, उनका पाकिस्तान के ऊपर हक क्या है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो यहाँ पे बिहारी बैठे हुए हैं वो इस बात का एडवांटेज लें, क्योंकि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जितना ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड वहाँ पे जो बिहारी मैसूरीन की कम्युनिटी है बांग्लादेश के अंदर स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज की, काबिल रहम है। उनकी 3rd जनरेशन तक जो है द आइडेंटिटी क्राइसिस एंड द डेप्रिवेशन, मतलब इट इज रिमार्केबल, आप देख के परेशान हो जाते हैं। एक मैं अभी कहीं और भी बता रही थी, एक बूढ़ी खातून ऐसी है वहां पे जो 71 से लेके अब तक बेचारी सिर्फ सीढ़ियों के नीचे रह रही है। इट्स बीन 50 years। सीढ़ियों के नीचे उसके पास, उस सीढ़ियों के नीचे रह रही है क्योंकि उसके सारे मर्द, ऑल द मेल फैमिली मेंबर्स हैड बीन किल्ड इन 71। शी वाज द ओनली सर्वाइवर। अब वो होगी कोई 80s में, तो वो उसका वही उसका ठिकाना है। वो दिन के वक्त वहां पे उठ के बैठ जाती है, उसने वहां पे चूल्हा वगैरह थोड़ा बहुत रखा हुआ है वहीं पे उसका, वहीं पे। सो दिस इज द लेवल ऑफ डेप्रिवेशन देयर जिसमें वो रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका सब कुछ उनसे छीन लिया गया था 71 में इस नाम पे कि तुम पाकिस्तानी हो। और एक दूसरी बिहारी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में है, जिन्होंने यहाँ पे आने के बाद देयर इज अ बिग क्वेश्चन एंड आई रिपीट इट टू देम एज वेल कि भाई, एक तो आपने रिप्रेजेंट किया एक पॉलिटिकल वायलेंस को यहाँ पे, जी बिल्कुल। कराची की हद तक इनको पावर मिली जी बिल्कुल। अभी तक। और दूसरी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्लोज्ड कम्युनिटी के तौर पे ये लोग रहते हैं, देखें पंजाबी भी यहाँ से हिजरत करके आए थे, कोई पंजाबी अपने आप को मुहाजिर नहीं कहता। नहीं। इतनी बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान के पंजाब में उन लोगों की है जो वहां से हिजरत करके आए, वो भी तो भाई मुहाजिर कौन होता है, मुहाजिर ही है ना वो भी। जी तो बिल्कुल। वहां पे तो मुहाजिर नहीं है, तो यहाँ पे अभी तक कैसे मुहाजिर हो गए? अभी आपकी दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन आ गई, तो मुहाजिर क्या हुआ? अभी तक आपने वो अपनी क्यों रखी हुई आइडेंटिटी? क्या आप उस कार्ड को यूज करना चाहते हैं? अगर आप उस कार्ड को यूज करना चाहते हैं तो क्या आपने जो पीछे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी थे उनके लिए आपने पॉलिटिकल पावर में होते हुए भी कुछ किया? सिर्फ कराची की हद तक बता दें, जितना एक दफा ये बहुत बड़े जब तादाद में वहां से बिहारियों को लाया भी गया पाकिस्तान, जी। तो वो तो पंजाब में आके आबाद हुए, और वो गुलाम हैदर वहीं पंजाबी बेचारा बंदा था, कश्मीरी डिसेंडेंट था, कश्मीरी पंजाबी था, पंजाब का वजीर आला रहा। उसके अपने पर्सनल एफर्ट से उसने बहुत काम किया बिहारियों के लिए, 71 के ऊपर भी, नजरिया पाकिस्तान के ऊपर, और उसने ला के पंजाब बसा में दिया आबाद। उनको। जी। कोई एक एग्जांपल दें कि भाई आपके दौर में आपने भी इतनी एफर्ट की, कोई एक वजीर तो आपका भी कभी पार्लियामेंट में रहा होगा ना, बड़ी पावर रही है आपके पास, आपने क्या किया? तो अब उनके नाम के ऊपर अगर अब भी यहाँ पे आप विक्टिम कार्ड लेना चाहें तो मैं रिफ्यूज करूंगी। बट द पीपल हु हैड बीन आयशा गाजी एज द लेफ्ट गवर्नमेंट बिहाइंड। ऑफ पाकिस्तान विल रिफ्यूज ए विक्टिम कार्ड टू एनीबॉडी जो पाकिस्तान के हक में नहीं खड़ा होगा। एग्जैक्टली। That was आयशा गाजी। आप ईमेल कर अच्छा, आई सकते हैड हैं। बीन ट्रैप्ड इन दिस, आपने मुझे जो ये हमारा ख्याल था कि हमने बांग्लादेश के ऊपर बात करनी है, लेकिन यू ट्रैप्ड मी इन टॉकिंग अबाउट सो मेनी नहीं, थिंग्स। असल में ऑन माय डॉक्यूमेंट बांग्लादेश है, आपसे गुफ्तगू इतनी इंटरेस्टिंग होती थी कि वो हर डायरेक्शन में निकल जाती थी, तो वो ट्रैप बिल्कुल नहीं है। आगे सारा मौजू बांग्लादेश ही था मेरा, लेकिन वो बस आपसे बात करते करते वो इतनी दिलचस्पी, आपका तजर्बा उन चीज़ों के अंदर, फिर वो आज के दौर में जब उसको देखना तो फिर वो ज़रा इनएस्केपेबल हो जाता था। मैं माजरत भी चाहता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम जो नहीं करेंगे ज़्यादा नहीं पॉइंटेड करेंगे। ये तो असल में मैं खुद नहीं पॉडकास्ट ऐसी बहाना है, मैं तो असल में खुद मुलाकात कर रहा हूँ आपसे। नहीं, इट वाज लवली स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। दैट वाज आयशा गाजी
एंड यू कैन रीच आउट टू, और कैन पीपल रीच आउट टू यू, कोई ईमेल या Yes, ट्विटर? certainly. हाँ, वो यहाँ Certainly. पे हम डाल देंगे। और बाकी अभी जो रीसेंट फिल्म है वो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, मैंने भी देखी है, बहुत इफेक्ट किया उसने मुझे। मेरी भी कहीं ना कहीं कल्चरल साइकी के अंदर वो थी कि नहीं यार, जुल्म जालिम तो हम ही हैं और हमने बड़ा बुरा किया, और इतने और साथी जो हमने खोए वहाँ पे, मजलूम लोग जो शहीद करवाए, उनका तो जिक्र कभी खैर मैंने सुना ही नहीं। तो आज पहली बार, मतलब मेरे लिए इत्तेफाक से, आज तो नहीं, मतलब ये पहली बार मेरे लिए मौका बना था कि एक नए एंगल से देखने को इसको। तो आयशा गाजी साहिबा, थैंक यू सो मच। Thank you. अस्सलाम वालेकुम।